आइए हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आइए हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। जब दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था तो उसी के शासनकाल में दो ठो राजवंश, पहला था एक विजयनगर और दूसरा बहमनी साम्राज्य। यह दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में टूटकर दिल्ली से अलग हुए थे। उसी बात से यह क्या किया था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर तेलंगाना का अभियान किया था तो उसी समय इसने क्या किया था कि तेलंगाना में रहने वाले, दक्षिण भारत में रहने वाले दो ठो भाई जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों को यह पकड़ कर लेते गया दिल्ली। और यहाँ पर ये ले जाकर क्या किया कि इन दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म जबरदस्ती कबूल इस्लाम धर्म अपनाया था यह मोहम्मद बिन तुगलक ने। और यह दोनों भाई ने जाकर दिल्ली में इस्लाम धर्म को अपना भी लिया था। उसके बाद से इसने क्या किया था कि कुछ समय बाद इन्हीं दोनों भाइयों को भेज दिया कि जाओ तुम दक्षिण पे अभियान करने के लिए। तो ये दोनों भाई हरिहर और बुक्का दोनों आए दक्षिण भारत के अभियान के लिए। तो ये क्या हुआ कि यहीं पे इनकी भेंट हो गई दक्षिण भारत में। इनके गुरु का नाम था, जिनका नाम था विद्यारण्य। और यह विद्यारण्य के संपर्क में आकर ये क्या किए कि अपने आप को स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दिए। कौन कौन? हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर क्या किया कि मैं दिल्ली सल्तनत के अधीन अब मैं नहीं रहूँगा, मैं अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषणा करता हूँ। यह दोनों आकर यहाँ पर स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दिए और एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम रखा विजयनगर साम्राज्य। यह विजयनगर साम्राज्य और उसकी राजधानी रखा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी को बनाया, जो तो यहीं से निकलती है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। आइए अब विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों के बारे में पढ़ते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश था वही संगम वंश। यही संगम वंश हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के पिता का नाम था संगम। इन्हीं अपने पिता के ही नाम पर इन्होंने रखा था संगम वंश। इसलिए कहा जा सकता है कि संगम वंश का संस्थापक कौन था? तो संगम वंश का संस्थापक था हरिहर प्रथम। अब यह संगम वंश का जो संस्थापक था और इसी के ही दरबार में संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम थे। इन्हीं के ही दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था श्यान नाम का विद्वान रहते थे किसके? हरिहर प्रथम के दरबार में। तो यही श्यान नाम के विद्वान जो क्या किए थे कि वेदों पर टीका लिखे थे। टीका का मतलब होता है वेदों पर कमेंट करना। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि श्यान नाम का विद्वान जो वेदों पर टीका लिखा था वो किसके दरबार में रहता था? तो यह रहते थे हरिहर प्रथम के दरबार में रहते थे। इसके बाद से संगम वंश का अगला शासक बने बुक्का प्रथम। जब वह शासक बना बुक्का प्रथम तो उसको बुक्का प्रथम को क्या हुआ था कि वेद पढ़ने का बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। तो वेदों में रुचि रखता था जिसके वजह से इसने क्या किया था कि बुक्का प्रथम वेद प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया था। वेद प्रतिष्ठापक का उपाधि क्वेश्चन पूछता है कि वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि कौन धारा था? तो बुक्का प्रथम ने धारण किया था। और बुक्का प्रथम के ही शासनकाल में एक क्या हुआ था, यहीं पर है रायचूर द्वार, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का ही क्षेत्र है रायचूर द्वार, जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। अब ये रायचूर द्वार को लेकर बुक्का प्रथम और बहमनी वंश का शासक जो ऊपर है बहमनी वंश, ये बहमनी वंश का शासक था जो उस समय जिसका नाम था मोहम्मद प्रथम। इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया। किनके बीच में? तो मोहम्मद प्रथम जो बहमनी साम्राज्य का था और बुक्का प्रथम जो संगम वंश का था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ रायचूर दोआब को लेकर और उस युद्ध में मोहम्मद प्रथम विजयी रहा था। रायचूर दोआब को लेकर लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चला था। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था ना लगभग 100 वर्षों तक, ठीक उसी प्रकार यह रायचूर दोआब को भी लेकर 200 वर्षों तक युद्ध चला था, जिसमें अंततः विजय हुआ था कृष्णदेवराय को ही विजय मिले थे रायचूर दोआब पर। और वो पूर्ण रूप से रायचूर दोआब को जीत भी लिए थे कृष्णदेव राय। उसके बाद से यही बुक्का प्रथम। उसके बाद से इस वंश का अगला शासक आते हैं देवराय प्रथम संगम वंश के। बुक्का प्रथम के बाद अगला शासक कौन बने? तो देवराय प्रथम बने। जब वह अगला शासक देवराय प्रथम बने तो उसने क्या किया कि इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था, यहीं पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी पर, जिसके वजह से क्या था बहुत ज़्यादा सिंचाई का व्यवस्था सुलभ हो चुका था। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा बांध का निर्माण किसने कराया था? तो देवराय प्रथम ने कराया था।
और इसने क्या किया था कि इसने एक और काम किया था कि इसने अपनी सेना में सबसे पहले मुस्लिमों को भी अपनी सेना में इसने भर्ती किया था। उसके बाद से इसने तुर्क धनुधरों को भी अपनी सेना में शामिल किया था। यह कई बार क्वेश्चन पूछता है कि संगम वंश का कौन सा शासक है जिसने मुस्लिमों और तुर्क धनुधरों को अपनी सेना में शामिल किया था, वो कौन था? तो देवराय प्रथम था। उसके बाद से इसने भी क्या किया था कि इस देवराय प्रथम के भी शासनकाल में बहमनी वंश का शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह बहमन। यह इससे इन दोनों फिरोज शाह बहमन और देवराय प्रथम के बीच में भी रायचूर दोआब को लेकर युद्ध हुआ था। इसमें भी विजय हुआ था फिरोज शाह बहमन, उसमें विजयी हुआ था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें फिरोज शाह बहमन विजयी हुआ था। और लेकिन अंततः क्या हुआ था कि देवराय प्रथम और फिरोज शाह बहमन के बीच में शादी का संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। उसके बाद से इसी के ही देवराय प्रथम के ही शासनकाल में एक आया था इटली का यात्री जिसका नाम था निकोलो डी कांटी। इटली का यात्री था जिसका क्या नाम था? निकोलो डी कांटी। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि निकोलो डी कांटी किसके दरबार में आया था? तो निकोलो डी कांटी यही देवराय प्रथम के दरबार में आया था। उसके बाद से देवराय प्रथम के बाद अगला शासक बना संगम वंश के देवराय द्वितीय, जो बहुत ही योग्य शासक था। इसके समय में संगम वंश का बहुत तेजी से विकास हुआ था और इसको क्या कर रहा था, यह बहुत विद्वान शासक था। इसको कुरान पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक रहता था देवराय द्वितीय को। ये क्या करते थे कि कुरान को अपने सिंहासन के बगल में रखा करते थे। कौन? देवराय द्वितीय। और इनको देवराय द्वितीय को हाथी का मारने का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसके वजह से इसने क्या था? गजवेटिका का उपाधि धारण किया था। गजवेटिका। क्वेश्चन पूछता है कि संगम वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो गजवेटिका का उपाधि धारण किया था? कौन धारण किया था? तो देवराय प्रथम ने उपाधि धारण किया था। उसके बाद से यही देवराय प्रथम को देवराय द्वितीय, यही देवराय द्वितीय ने क्या किया था कि यहीं पर श्रीलंका पर भी यहाँ से आक्रमण कर दिए थे। यह क्या किए थे कि श्रीलंका पर इसके पहले दो और आक्रमण किए थे। पहले आक्रमण किए थे राजराज प्रथम और दूसरा बार आक्रमण किए थे राजेंद्र प्रथम, और तीसरे नंबर पर कौन आक्रमण कर दी? देवराय द्वितीय आक्रमण कर दी। और इनके दरबार में एक सबसे इम्पोर्टेंट, इन्हीं के दरबार में एक आया था इराक का रहने वाला था यात्री जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। इन्हीं के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। कहाँ से आया था? तो वो इराक से आया था। इसने अपना एक यात्रा विवरण लिखा था जिसका नाम, इसने यात्रा विवरण कहिए जाए उसका किताब कहिए, जिसका किताब का नाम था मतलाए शाहीन। क्वेश्चन पूछता है कि मतलाए शाहीन किसकी पुस्तक है? तो मतलाए शाहीन अब्दुल रज्जाक की पुस्तक है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मतलाए शाहीन किस भाषा में लिखा गया है? तो मतलाए शाहीन फारसी भाषा में लिखा गया है। और इसमें इसी मतलाए शाहीन वाले पुस्तक में ही विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की चर्चा किस पुस्तक में? तो वही मतलाए शाहीन पुस्तक है जो अब्दुल रज्जाक की पुस्तक है। उसके बाद से संगम वंश में इसमें अंतिम एक और शासक है जिनका नाम था मल्लिकार्जुन। यह उतना योग्य शासक नहीं था। इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि अब संगम वंश का धीरे धीरे बिखराव चालू हो गया था, और संगम वंश का बिखराव चालू हो जाने की वजह से ही इनको कहा गया है प्रौढ़ देवराय को उपाधि दिया गया है। किनको? मल्लिकार्जुन को। उसके बाद से संगम वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष द्वितीय, जो उतना योग्य शासक नहीं था, जिसकी हत्या कर दिए सालू नरसिंह ने हत्या कर दिया। और क्या किया? यही संगम वंश का समाप्त करके अब क्या कर देगा कि यही अब सालू वंश की स्थापना कर देगा। तो आइए देखते हैं हम सालू वंश के बारे में। तो सालू वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो सालू वंश का संस्थापक हो जाएगा वीर नरसिंह हो जाएगा। उसके बाद से यही वीर नरसिंह हो जाएगा। और यह भी उतना योग्य शासक नहीं हुआ। इस वंश में अब एक अंतिम शासक होगा जिसका नाम होगा इमाडी नरसिंह। सालू वंश का अंतिम शासक होगा जिसका क्या नाम होगा? इमाडी नरसिंह, जिसकी हत्या कर देगा वीर नरसिंह। इमाडी नरसिंह की हत्या कौन कर देगा? तो वीर नरसिंह कर देगा। और यह क्या करेगा? सालू वंश को समाप्त करके अब यह तुलु वंश की स्थापना कर देगा। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य की द्वितीय बलाहार की घटना कहते हैं।
अब इसके वाले अगले वाले वीडियो में हम लोग तुलु वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से आर्बिडो वंश के बारे में पढ़ेंगे।